हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम हमारे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं थ्रूपुट कोस्टिंग के हमारे पास लास्ट के स्टडी मटेरियल के टू इलस्ट्रेशन जो पेंडिंग रहते थे, इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 15। जो हमारे पास पेंडिंग इलस्ट्रेशंस रहते हैं वो हम कवर करने वाले हैं थ्रूपुट के। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये CMA फाइनल का स्ट्रेटजिक कोस्ट मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है। मैं वहाँ से जो है ये क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। टी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस। मतलब हम जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो दो प्रोसेस से पास होकर निकलता है, कटिंग एंड फिनिशिंग। मतलब जो हम एक यूनिट लगाएंगे, पहले वो कटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा मटेरियल हमारा, फिर वहाँ से निकल के वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और फिर वहाँ से वो फिनिश आउटपुट निकल जाएगा। आवर्स अवेलेबल पर एनम, हमारे पास एक साल में कितने आवर्स अवेलेबल है। कटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास 50,000 आवर्स अवेलेबल हैं एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास 60,000 आवर्स अवेलेबल हैं। आवर्स नीडेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। एक यूनिट को बनाने के लिए कटिंग में 5 घंटे लगते हैं। और आप ये कह सकते हैं बनाने के लिए नहीं, आवर्स यूनिट पर यूनिट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। मतलब जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल हमारा पहले कटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, यहाँ से निकल के फिर वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और यहाँ से अल्टीमेट आउटपुट बाहर आएगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में यहाँ पे 5 घंटे लगते हैं, उस प्रोडक्ट पे प्रोसेसिंग करने पे 5 घंटे लगते हैं और फिर वो यहाँ से निकल के फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा और यहाँ से प्रोसेसिंग होने में एक एक यूनिट के ऊपर 12 घंटे लगते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, मतलब मटेरियल को छोड़ के जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो इस डिपार्टमेंट में लगती है वो 10 लाख है और इसमें भी 10 लाख। ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो 1,000 रुपीज़ पर यूनिट, जो फाइनल प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसका 1,000 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। एंड द ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज डायरेक्ट मटेरियल, और जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारे पास वो डायरेक्ट मटेरियल है, बाकी कोई भी कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। विच कॉस्ट 400 पर यूनिट, जो कि हमें 400 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगती है। देयर इज डिमांड फॉर ऑल यूनिट प्रोड्यूस, जितनी भी हम यूनिट बना रहे हैं, जो 1,000 यूनिट बना रहे हैं उनकी पूरी यूनिट्स की डिमांड है। मतलब हम 1,000 यूनिट बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, पूरी यूनिट्स की डिमांड है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हमारे पास अल्टरनेटिव्स दिए हैं, बताओ इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव्स जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये सभी इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट, ये अलग है एंड ये अलग है। एन आउटसाइड एजेंसी, कोई आउटसाइड एजेंसी है वो विलिंग टू डू, वो करने को तैयार है फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, हमारे पास दो ऑपरेशन है, कटिंग एंड फिनिशिंग। वो कह रहा है कि हम फिनिशिंग ऑपरेशन कर देंगे एट एनी नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ यूनिट ले आओ, हम कर देंगे बिटवीन 5,000 एंड 7,000, मतलब 5,000 से लेके 7,000 के बीच में कितनी भी यूनिट हो हम उसके ऊपर फिनिशिंग का काम कर देंगे। ये हमारा एक आउटसाइड एजेंसी वाला है, वो बोल रहा है। और वो कह रहा है कि 400 रुपये पर यूनिट हम चार्ज करेंगे फिनिशिंग का काम करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड प्रपोजल है, ये हमारे पास सेकंड अल्टरनेटिव। पहले हम फर्स्ट अल्टरनेटिव देखते हैं, फिर सेकंड देखेंगे और फिर जितने अल्टरनेटिव्स दिए हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। तो पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या, मैं इसके बारे में आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास मान के चलो ये मटेरियल एक, ये है मटेरियल ए, ये है हमारा, ये हमारा मान के चलो ये हमारा है। ठीक है, ड्राइंग मेरी ऐसी है, बस आप देख लेना। ये है मेरा हमारा कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारे बिजनेस में कटिंग डिपार्टमेंट है। एंड ये हमारे पास है, ये हमारे पास है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जो हमारा ये मटेरियल है इसे हम पहले कटिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे। ठीक है, इस मटेरियल को इसमें डालेंगे, फिर मटेरियल यहाँ पे मटेरियल पे प्रोसेसिंग होगी और फिर मटेरियल यहाँ से यहाँ जाएगा फिनिशिंग में। ठीक है, पहले मटेरियल यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिनिशिंग में जाएगा एंड फिनिशिंग से अल्टीमेट आउटपुट आएगा, देन अल्टीमेट आउटपुट हमें अचीव होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारा प्रोसेस जो है वो ऐसे चलता है। अब हमें ये देखना है कि हम कितनी यूनिट्स बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि हम, हमारा जो बाहर का जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो एजेंसी है, वो कह रही है कि हम 5,000 से लेकर 7,000 यूनिट के बीच में कितनी भी बना के दे सकते हैं। पर हमें पहले ये भी तो देखना है हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, देखो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ।
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ डिपार्टमेंट। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रेजेंट इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है दोनों डिपार्टमेंट्स की, एंड ये हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास है कटिंग डिपार्टमेंट, देन हमारे पास है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। हम यहाँ लिखते हैं आवर्स अवेलेबल। हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं टोटल इस डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमारे पास जो आवर्स अवेलेबल हैं वो है 50,000 एंड 60,000। तो यहाँ आएगा 50,000 एंड यहाँ आएगा 60,000। एंड हम इसमें से देखते हैं एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। क्वेश्चन है क्या है, एक यूनिट को बनाने के लिए यहाँ 5 और यहाँ 12। तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं 5 एंड यहाँ पे लगते हैं 12। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। इसकी आएगी 10,000 यूनिट्स एंड इसकी आएगी 5,000 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम हमारा मटेरियल यहाँ पे डालेंगे तो ये जो है 10,000 यूनिट जो प्रोसेस कर सकता है हमारा कटिंग डिपार्टमेंट, इतनी कैपेसिटी है। और जब हम इसे यहाँ से निकालेंगे 10,000 यूनिट्स को यहाँ से बना के यहाँ डालेंगे, पर लेकिन ये वाला जो डिपार्टमेंट है फिनिशिंग का, ये सिर्फ 5,000 यूनिट से प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे 10,000 यूनिट्स डाल दी, यहाँ पे 10,000 यूनिट्स मैंने डाल दी बना के यहाँ से, तो यहाँ पे ये 10,000 ये तो बना देगा पूरी, पर ये सिर्फ 5,000 ही बना सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने 10,000 बना के इसको दी तो यहाँ पे 5,000 का जो है WIP बच जाएगा मेरे पास, और ये 5,000 का फिनिश आउटपुट बना देगा। समझ रहे हो, ये बना सकता है 10,000 एंड ये बना सकता है मैक्सिमम 5,000, 10,000 एंड 5,000। ये तो चलो 10,000 बना के आगे पास कर देगा, पर लेकिन इसकी कैपेसिटी तो सिर्फ 5,000 की है, तो ये आगे 5,000 यूनिट का ये आउटपुट, यही मटेरियल लग रहा है, इसी मटेरियल पे प्रोसेसिंग हो रही है। ये मटेरियल पहले यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से 10,000 यूनिट जाएंगी, यहाँ आएंगी, ये 10 के 10 पूरी बना देगा। पर लेकिन अब ये यहाँ 10 की 10 यहाँ जाएंगी, पर ये तो 5,000 ही बना पाएगा और 5,000 रह जाएगा WIP में, तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा 5,000 यूनिट्स का। ठीक है, पर लेकिन मेरी जो सिस्टम की कैपेसिटी है देखा जाए तो 10,000 यूनिट की कैपेसिटी है यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, पहले अब हम लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स। अब हम इवैल्यूएट करेंगे प्रपोजल्स को, कौन सा प्रपोजल्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट हमारे पास जो दिया है देखिए, ये कह रहे हैं कि आउटसाइड एजेंसी को हम आउटसाइड एजेंसी है, वो कह रहे हैं कि हम फिनिशिंग का काम कर देंगे, 5,000 से 7,000 यूनिट के बीच में आप करवा लो, 400 रुपये पर यूनिट हम चार्ज करेंगे। कितने यूनिट हमें बनानी चाहिए, तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल नंबर 1 में नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सब कॉन्ट्रैक्टेड। बताओ कितनी यूनिट्स को हम सब कॉन्ट्रैक्ट करें। देखो हमारे सिस्टम में यहाँ 10,000 यूनिट बन सकती है, 5,000 हम यहाँ फिनिशिंग में बना रहे हैं, और वो कह रहा है कि हम वो फिनिशिंग का काम करके दे सकते हैं 5,000 से 7,000 यूनिट के बीच में। तो 5 तो हम बना ही लेंगे खुद, तो कमी कितने की है। अगर मैं इसमें 5,000 यूनिट और जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 10,000 यूनिट, और दोनों की कैपेसिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी मेरी कैपेसिटी है सिस्टम की वो पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट टू बी सब कॉन्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू 5,000 यूनिट्स। इतने यूनिट हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 बाहर वाले से बनवाएंगे, 5 हम खुद बनाएंगे, टोटल 10,000 यूनिट हो जाएगी। तो जब यहाँ से 10,000 यूनिट आएगी तो ये 5,000 तो यहाँ से प्रोसेस करवा लेंगे हम,
ठीक है, और 5000 यूनिट यहाँ के यहीं बाहर बंदे को पकड़ा देंगे, एजेंसी वाले को, वो 5000 यूनिट बना के हमें दे देगा। तो फाइनल आउटपुट 5 यहाँ से आई, 5 यहाँ से आई, फाइनल आउटपुट 10,000 यूनिट्स की हो जाएगी। ठीक है, एंड क्या हमसे इस पर कोई प्रॉफिट या लॉस वगैरह भी कुछ डिमांड किया तो मैं देख लेता हूँ साथ के साथ। नहीं, प्रॉफिट लॉस का कोई डिमांड नहीं है। ओके, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अब, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट इफ यूनिट्स आर सब कॉन्ट्रैक्टेड। हम कैलकुलेट करेंगे कितना एडिशनल प्रॉफिट होगा अगर हम 5000 यूनिट्स को बाहर वाले से बनवा ले। देखो, हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन ने दिया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कि सेलिंग प्राइस जो 1000 रुपये पर यूनिट है, और कितनी भी यूनिट हो, डिमांड फॉर ऑल यूनिट पर, जितनी यूनिट बनाएंगे सब बिक जाएगी, 1000 रुपये पर यूनिट। तो जो हम बाहर वाले से सब कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे वो भी बिक जाएगी 1000 रुपये पर यूनिट पे। यहाँ से लेस करेंगे हम सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितने हैं, क्वेश्चन ने दिया है कि 400 रुपये पर यूनिट के सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस लगेंगे, तो ये आएगा 400 रुपीज़ पर यूनिट। एंड यहाँ से हम एक चीज़ और लेस करेंगे, मटेरियल। अब कई सोच रहे होंगे मटेरियल क्यों माइनस किया, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस में तो सब कुछ इंक्लूड होगा, मटेरियल भी वगैरह। हम उसे 400 रुपये देंगे, वो हम यूनिट बना के देगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो कह रहा है कि हम वो फिनिशिंग का काम करके दे सकता है। इसका मतलब मटेरियल आपको लगाना पड़ेगा, मटेरियल आप लगाओगे, कटिंग डिपार्टमेंट में से निकालोगे माल को, यहाँ से इसमें जाएगा, कटिंग मटेरियल में से जो आपका मटेरियल है वो निकलेगा, 5000 यूनिट तो यहाँ चली जाएगी और 5000 यूनिट चली जाएगी सब कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब आउटसाइड एजेंसी को। ठीक है, आउटसाइड एजेंसी, इसको चली जाएगी आउटसाइड एजेंसी को 5000 यूनिट। 5000 हम यहाँ से निकाल लेंगे और 5000 ये देगा, जब जाके आउटपुट 10,000 यूनिट का आएगा। तो इसका मतलब मेरा मटेरियल लग चुका है। ठीक है, कटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट मेरी लग चुकी है। तो अगर हमारे पास कटिंग डिपार्टमेंट में कोई वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स वाली नहीं, फिक्स नहीं देखनी, अगर वेरिएबल कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट की दी होती तो मैं यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट की भी माइनस करता, क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट लग चुकी होगी। ठीक है, पहले माल यहाँ जाएगा मटेरियल, और यहाँ से जाके फिर जाएगा जो आउटसाइड एजेंसी है उसके पास, क्योंकि आउटसाइड एजेंसी सिर्फ फिनिशिंग का काम करके दे सकती है। इसका मतलब कटिंग तक तो हमको करके देना पड़ेगा, कटिंग का काम हम करके देंगे, फिनिशिंग का काम वो हमें करके देगा, तब वो हमारा आउटपुट जो है 5000 यूनिट से इंक्रीज होगा। तो मटेरियल मेरा लगेगा, मेरा मटेरियल लगेगा। क्वेश्चन में दिया मटेरियल कितने रुपए पर यूनिट है, क्वेश्चन में दिया मटेरियल 400 रुपये पर यूनिट है। मेरा मटेरियल जो है डायरेक्ट मटेरियल 400 रुपीज़ पर यूनिट है, मटेरियल 400 पर यूनिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि नेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होगा, यह आ जाएगा आपका 200 रुपीज़। ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़ कितना आएगा अब, ये कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़ आएगा 200 रुपीज़ पर यूनिट, और हम 5000 यूनिट्स को सब कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। 5000 इंटू 200, यह आएगा आपका 10 लाख रुपीज़, यह आएगा 10 लाख रुपीज़। इसका मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट करवाने में फ़ायदा है। अगर हम 5000 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करवाएं तो 10 लाख रुपए का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स्ड रहने वाली है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट करवाने में फ़ायदा है। ये इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने 5000 यूनिट कैसे सिलेक्ट की। सब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैं 5000 से 7000 यूनिट के बीच में कितनी दी थी हमें, यस 5000 से 7000 के बीच में कितनी भी यूनिट बना के दे सकता हूँ। पर हमें ये भी तो देखना हमें चाहिए कितने, अगर मैं यहाँ पे 5 के बजाय मान के चलो 6000 यूनिट मैं बाहर वाले से बनवा लूँ, 6000 बनवा लूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 बाहर वाले से बनवाऊंगा, 5 मैं खुद बना सकता हूँ, तो 11000 हो जाएगी। अगर ये 11000 हो गई तो ये 10000 की बची हुई है, तो जो पीछे से मटेरियल आएगा ये तो 10000 पूरी बना देगा, पर लेकिन ये फिर आगे जब मटेरियल ही 10000 यूनिट्स का आ रहा है तो ये 11000 कहाँ से बना देगा।
ये भी तो फिर 10,000 ही बना पाएगा, तो यहाँ पे 1,000 यूनिट्स की स्पेयर कैपेसिटी बची रहेगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना बनवाना है जितना हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम की कैपेसिटी पूरी हो जाए। हमारे सिस्टम की कैपेसिटी अभी 10,000 यूनिट है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है अभी। और यहाँ पे 10,000 से कम है, तो हमें इसके बराबर लेके आना है कि जितना कटिंग वाले, जितना सामान, जितना हमारा मटेरियल कटिंग से निकल के आए, एटलीस्ट उतना हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट से आउटपुट फाइनल निकल जाए। 5,000 यहाँ से निकल जाएगा, 5,000 बाहर वाले से बनवाएंगे, 10,000 का आउटपुट यहाँ था, 5 ये बना के देगा, 5 ये बना के देगा, अल्टीमेटली आउटपुट 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो इसमें। ठीक है, अब हम कवर करेंगे इसका पार्ट बी। एन आउटसाइड एजेंसी विलिंग टू डू द कटिंग ऑपरेशन। एक आउटसाइड एजेंसी है, पहले उसने कहा कि हम फिनिशिंग का काम कर सकते हैं, अब कोई आउटसाइड एजेंसी है वो कह रही है कि हम कटिंग का काम कर सकते हैं, कटिंग ऑपरेशन का काम कर सकते हैं। 2,000 यूनिट्स बना के दे देंगे 200 रुपये पर यूनिट पे। अच्छा, वो कह रहा है कटिंग का काम कर देंगे। कटिंग का काम क्यों करवाएंगे हम? देखो क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा है कि हम कटिंग डिपार्टमेंट पे 2,000 यूनिट्स, आउटसाइड जो एजेंसी है वो कह रही है 2,000 यूनिट्स हम आपको बना के दे देंगे 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अरे मेरी तो कटिंग में पहले कैपेसिटी ज़्यादा है, कटिंग में तो पूरी कैपेसिटी है, मुझे जो कैपेसिटी चाहिए वो फिनिशिंग में चाहिए। जो मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करनी है वो मेरे को फिनिशिंग में करनी है। कटिंग में तो ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, अगर मैंने यहाँ से इसको बढ़ा दिया तो क्या फ़ायदा बढ़ाने का? इसको बढ़ाने का फ़ायदा क्या? और मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है, इससे ज़्यादा मैं इंक्रीज़ भी नहीं कर सकता इसको। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 यूनिट हम बाहर वाले से बनवा देंगे। चलो मान के चलो 2,000 बनवा भी ली हमने, 10,000 इसने बना दी, 2,000 बाहर वाले से बनवा दी, टोटल होगी 12,000 यूनिट्स। ठीक है, ऐसी यूनिट्स हमारे पास हो गई जिसमें कटिंग का काम हो चुका है, 12,000 यूनिट्स हो चुकी हैं। ठीक है, 2,000 बाहर वाले ने बनवाई और 10 हमने बनाई, तो 12,000 यूनिट जिसके ऊपर कटिंग का काम हो चुका है वो हमारे पास पड़ी है अभी। जब उसको हम फिनिशिंग में लेके जाएंगे, जब हम उसको फिनिशिंग में लेकर जाएंगे, तो एक बात बताओ, फिनिशिंग तो सिर्फ 5,000 ही बना सकता है, तो उन 12,000 यूनिट्स का करेंगे क्या जब हमारे पास आउटपुट ही 5,000 का निकल जाएगा यहाँ से? तो कटिंग के जो ऑपरेशंस के जो सब कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। अरे हमारी तो ऑलरेडी कैपेसिटी 5,000 की यहाँ पे कम पड़ रही है, कटिंग वाले में बढ़ाने का हमें हमारी कैपेसिटी कटिंग में नहीं बढ़ानी, हमें हमारी फिनिशिंग में बढ़ानी है, तो कटिंग ऑपरेशन पे पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कटिंग ऑपरेशन में हम सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे। कटिंग ऑपरेशन में पहले ही हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, अगर फिनिशिंग को देखा जाए तो ये देखो 5,000 यूनिट्स पहले हम ज़्यादा बना सकते हैं यहाँ फिनिशिंग के कंपैरिजन में। बाहर वाले से बनवा भी लेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट उसको आगे फिनिशिंग के लिए प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, इतनी हमारी फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है। अरे हमारा खुद का बनाया हुआ सामान ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा अभी, हम बाहर वाले से बनवा लेंगे, वो कहाँ से प्रोसेस करेगा अभी? ठीक है, कैपेसिटी ही नहीं है फिनिशिंग की इतनी। तो हमें कटिंग के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें हमारी फिनिशिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, ताकि एटलीस्ट जो ये 10,000 यूनिट ये बन रही है हमारी, एटलीस्ट ये तो फिनिशिंग में प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आएगा उसमें हम लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप अपने जो है लिख सकते हो कि सेकंड वाले पॉइंट में कि इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू ऑप्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर कटिंग ऑपरेशंस और फॉर कटिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज we already have surplus capacity in cutting department as compared it with the finishing department। ओके, हम ये वाला इसमें पॉइंट्स देंगे और बता देंगे कि भाई कटिंग डिपार्टमेंट में पहले ही कैपेसिटी 5,000 यूनिट्स की ज़्यादा है, फिनिशिंग जो हमारा खुद का जो मटेरियल बन रहा है वो तो हमारा प्रोसेस हो नहीं पा रहा, बाहर वाले से कटिंग का काम करवा के हम कहाँ से प्रोसेस कर लेंगे जब हमारा खुद का ही जो बनाया हुआ सामान है वही प्रोसेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे कि आउटसाइड एजेंसी से कटिंग ऑपरेशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बाहर वाले से अगर कटिंग का ऑपरेशन करवा भी देंगे तो भी हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट उसको फिनिश कर ही नहीं पाएगा, तो एक एज अ WIP हमारे पास पड़ा रहेगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोई फ़ायदा नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम नहीं करवाएंगे। देखिए थर्ड पॉइंट इसमें, एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कटिंग। ठीक है, हम कटिंग के लिए एक एडिशनल इक्विपमेंट लाएंगे, 10 लाख रुपए का उस पर खर्चा करेंगे लाने पे, टू इंक्रीज द कटिंग फैसिलिटी बाय 50,000 आवर्स। हमारी कटिंग की जो फैसिलिटी है, जो कटिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें 50,000 आवर्स बढ़ जाएंगे उस मशीन को लाने से, और उसकी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी डिपार्टमेंट की। क्या लगता है, ये मशीन लेके आए हम, 10 लाख रुपए की मशीन है, कटिंग डिपार्टमेंट में 50,000 घंटे बढ़ जाएंगे, और उस एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो है कटिंग डिपार्टमेंट की वो 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। क्या लगता है
क्या लगता है हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मशीन में? क्या कटिंग डिपार्टमेंट में हमारे आवर्स बढ़ाने चाहिए हमें? देखो क्या लगता है आपको देख के। क्वेश्चन कह रहा है 50,000 घंटे बढ़ जाएंगे। 50,000 घंटे मतलब कितने यूनिट्स? एक यूनिट को बनाने में कटिंग डिपार्टमेंट में 5 घंटे लगते हैं। तो 50,000 घंटे अगर बढ़ जाएंगे इसका मतलब 10,000 यूनिट्स हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो अब कटिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कटिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी? 10,000 तो हम पहले बना सकते हैं, 50,000 डिवाइड बाई 5, 10,000 तो वो, और इसमें एक नई मशीन लेके आएंगे, उसकी वजह से 50,000 घंटे बढ़ जाएंगे। और एक यूनिट बनाने में कितने लगते हैं? 5 घंटे। इसका मतलब 10,000 वो, तो इसका मतलब टोटल यूनिट हम 20,000 यूनिट बना पाएंगे कटिंग की। कटिंग की हम 20,000 यूनिट बना पाएंगे। पर क्या फ़ायदा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कटिंग डिपार्टमेंट में? नहीं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते तो अलग बात थी। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, अरे आप जब यहाँ पे 10,000 यूनिट्स को आगे फिनिशिंग में लेके जाओगे, जब वही प्रोसेस नहीं हो पा रही तो 20,000 यूनिट्स यहाँ पे बनाने का क्या फ़ायदा जब वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो इसका मतलब कटिंग डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इन्वेस्टमेंट करना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में करो, ठीक है। कटिंग डिपार्टमेंट में अभी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं। कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट में करो कि वो 10,000 यूनिट्स पूरी की पूरी प्रोसेस हो पाए। अभी 5,000 प्रोसेस हो पा रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट करो फिनिशिंग में कि एटलीस्ट जो कटिंग में 10,000 यूनिट्स बन रही है वो पूरी की पूरी यहाँ प्रोसेस हो जाए। आप यहाँ पे 10,000 यूनिट जो बना रहे हो वो तो अभी प्रोसेस हो नहीं पा रही, और कह रहे हो कि यहाँ की 10 को हम 20,000 यूनिट्स कर दें। अरे भाई अब प्रेजेंट 10 तो प्रोसेस कर लो पहले, जब भी तो 20 प्रोसेस होगी यहाँ, ठीक है। 10,000 जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो तो प्रोसेस हो नहीं पा रही, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, वो मटेरियल जो है आप कटिंग का काम करके ऐसे छोड़ दो, वो मटेरियल ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जगह ही नहीं है उसको प्रोसेस करने की, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर ध्यान से सोचो कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ तो फ़ायदा क्या है भाई इन्वेस्टमेंट करने का, जब ये डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। वो मटेरियल आप कटिंग करके वैसे छोड़ दोगे, वैसे पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचोगे तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपको इसका आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। अगर इस वाले डिपार्टमेंट में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते तो कुछ बात ही हम कैलकुलेट भी करते कि कितना क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 14 था। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे। ये सभी को समझ में आ गया ना? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, पर आपको मेरा मेल जो है वो मेंशन है, ठीक है। देखिए मैं आपको आंसर और दिखा देता हूँ। अल्टरनेटिव 1 में हमारा प्रॉफिट 10 लाख से बढ़ जाएगा, बिल्कुल। अल्टरनेटिव 2 में अगर हमने आउटसाइड एजेंसी को कटिंग ऑपरेशन का काम दिया तो ऑलरेडी कटिंग ऑपरेशन में सरप्लस कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो ये बोटलनेक नहीं है। हमारा बोटलनेक जो था वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, जहाँ पे आवर्स जो है वो कम थे, वहाँ पे सिर्फ 5,000 यूनिट ही प्रोसेस हो पा रही थी, मतलब यूनिट्स वहाँ पे कम प्रोसेस हो पा रही थी। तो बोटलनेक हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, हमारा कटिंग डिपार्टमेंट बोटलनेक नहीं था। इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू आउटसोर्स कटिंग ऑपरेशन। ये सजेस्टेड नहीं है कि आप कटिंग ऑपरेशन बाहर वाले से करवाओ, ठीक है, क्योंकि आप जो खुद बना रहे हो अभी वो तो प्रोसेस हो नहीं पा रहा। बाहर वालों से बनवाओगे, वो बनवा के बिजनेस में रखोगे, वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। सिंस नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है बाहर वालों से आउटसोर्स करने का। इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कटिंग प्रोसेस, अल्टरनेटिव 3, कि हम मशीन जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट में एक नई लेके आए जिससे हम 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना सकते हैं। कटिंग प्रोसेस के पास पहले से सरप्लस कैपेसिटी है। अरे भाई वो अपनी जो प्रेजेंट 10,000 यूनिट है वो तो संभाल नहीं पा रहा, वो तो अभी आगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो नहीं पा रही। आप कह रहे हो मैं 10,000 यूनिट और बढ़ा दूं इसमें, ठीक है। पहले से तो माल पूरा बन नहीं पा रहा, आप इसमें बढ़ा दोगे कटिंग डिपार्टमेंट में, तो जो और जितना बढ़ाओगे वो वैसे WIP पड़ा रहेगा, ठीक है। उसको आप फिर स्टोर करते रहोगे जब तक फिनिशिंग डिपार्टमेंट खाली ना हो जाए, ठीक है। तो सरप्लस कैपेसिटी पहले ही है कटिंग डिपार्टमेंट कटिंग प्रोसेस में, तो ये सजेस्टेड नहीं है कि उसमें हम जो है नई मशीन लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15। एच लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट। एच लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। मटेरियल को, सेलिंग प्राइस, बोटलनेक। बोटलनेक, जब भी आपको वर्ड क्वेश्चन में बोटलनेक दी जाए तो समझ जाना थ्रूपुट कॉस्टिंग है। एंड बोटलनेक रिसोर्स डिटेल पर यूनिट आर एज फॉलो, ठीक है। मटेरियल कितना है, सेलिंग प्राइस कितना, और बोटलनेक रिसोर्स मतलब क्या चीज़ लिमिटेड है, क्या चीज़ लिमिटेड है वो पर यूनिट के ऊपर हमें दी हुई है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया 66, 75, 90। मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, देखो क्वेश्चन में दिया है मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन थ्रूपुट के लिए हमारे पास सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, बाकी कोई कॉस्ट वेरिएबल नहीं होती,
मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी हुई है ये सिर्फ मटेरियल की है, इसमें कोई अदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्वेश्चन ने लिख तो दिया कि मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, पर इसके अंदर सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है, उसके अलावा कोई और कॉस्ट नहीं है, क्योंकि थ्रूपुट कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हम मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल मानते हैं, उसके अलावा किसी कॉस्ट को हम वेरिएबल नहीं मानते। ठीक है, तो मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट है 24, 30 एंड 40। बोटल नेक रिसोर्स टाइम, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, और जो हमारे पास लिमिटेड है, इसका मतलब टाइम लिमिटेड है हमारे पास। जो बोटल नेक है वो हमारा टाइम है, कि टाइम जो है वो लिमिटेड है। एक यूनिट को सॉरी, एक यूनिट को बनाने में यहाँ 15 मिनट्स लगते हैं, यहाँ 15 मिनट्स लगते हैं, और यहाँ 20 मिनट्स लगते हैं। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 2,21,600 की है, और जो बोटल नेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल है वो 75,120 है। इसका मतलब बजटेड जो हमने कॉस्ट सोची है फैक्ट्री की वो ये है, और हमारे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल मैक्सिमम 75,120 मिनट से काम किया जा सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इतना है, मतलब टाइम लिमिटिंग फैक्टर है। कंपनी अडोप्टेड थ्रूपुट अकाउंटिंग, कंपनी ने थ्रूपुट अकाउंटिंग को अडोप्ट किया, एंड प्रोडक्ट्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंगली, और हमने प्रोडक्ट को रैंक किया अकॉर्डिंगली टू प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। इसका मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग दी रैंकिंग दी रिटर्न पर मिनट के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट द हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट, मतलब आपको यहाँ पे रैंकिंग देनी है, बताओ कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट जो है जिसको सबसे ज़्यादा रैंक दी होगी। आपको निकालना है कंपनी ने रैंकिंग कैसे दी, और आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें से हाईएस्ट रैंक वाला प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, चलो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न पर मिनट ऑफ थ्रूपुट, रिटर्न पर मिनट ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर्स, हमारे पास प्रोडक्ट दिए थे, प्रोडक्ट एक्स, इधर आएंगे प्रोडक्ट्स में हमें दिया हुआ है एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। हमारे पास यहाँ आएगा सेलिंग प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में, 66, देन 75, देन 90। यहाँ से हम लेस करेंगे मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया था मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, वो मटेरियल कॉस्ट ही है। अगर अदर वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिए होते, लेबर वगैरह कुछ और देते, तो हम उनको अभी कंसिडर नहीं करते, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आएगी थ्रूपुट कॉस्टिंग में। थ्रूपुट कॉस्टिंग सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल मानता है, बाकी लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड वो यहाँ नहीं माइनस होंगे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो ये दी थी हमें 24, देन हमारे पास ये दिया 30, देन ये हमें दिया हुआ है 40, देन ये आएगा हमारे पास थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 66 माइनस 24, विच गिव्स अस अ वैल्यू 42, एंड देन 75 माइनस 30 विच इज 45, एंड देन 90 माइनस 40 50। अब आपको डिवाइड करना है यहाँ से बोटल नेक रिसोर्स टाइम। बोटल नेक रिसोर्स टाइम कितना है, इसको बनाने में आपको लगता है 15 मिनट्स, इसको बनाने में लगता है 15 मिनट्स, एंड देन इसको बनाने में लगता है 20 मिनट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिनट ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं रिटर्न पर मिनट होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 42 डिवाइड बाय 15 ये आएगा 2.8,
2.80, देन 45 डिवाइड बाय 15, ये आएगा 3, देन 50 डिवाइड बाय 20, 2.5। अब हम इसको करेंगे रैंकिंग, हम करेंगे इसको अब रैंकिंग। रैंकिंग कैसे करेंगे, यह आएगा आपका रैंक 1, जो सबसे बड़ा होगा 1, देन 2, देन 3। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा था बताओ हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट कौन सा है। हम कहेंगे हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट वाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है रिटर्न पर मिनट जिसमें सबसे ज़्यादा आया है। तो पहले 1, 2 एंड देन 3, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट वाई जो है उसको जो है हम हाईएस्ट रैंक देंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन में दिया पार्ट नंबर 2, कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एंड कमेंट ऑन इट। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना आपको। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला था रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। ठीक है, हाँ यही फॉर्मूला था, रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। रिटर्न पर मिनट आपने निकाल लिया, ये देखो ये रहा 2.83 एंड 2.5, ये है रिटर्न पर मिनट। आपको निकालना है कॉस्ट पर मिनट। तो हमारे पास आएगा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का भी ए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर मिनट। नाउ वी विल कैलकुलेट कॉस्ट पर मिनट। कॉस्ट पर मिनट कैसे निकलेगी, देखो हमें दिया हुआ है कि बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट इतनी है और बजटेड जो हमारे पास आवर जो मिनट्स हैं वो इतने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कॉस्ट पर मिनट कितने निकलेगी अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं। तो ये आएगा 2,21,600 डिवाइड बाय 75,120, तो ये आएगा कॉस्ट पर मिनट। तो 221,600 डिवाइड बाय 75,120, ये आएगा 2.95 पर मिनट, 2.95 पर मिनट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहां थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। तो ये आएगा पॉइंट नंबर बी, ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। हम निकालेंगे अब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। तो कैसे निकलेगा, हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड देन प्रोडक्ट जेड। इसमें कैसे निकलेगा, हमारे पास था रिटर्न पर मिनट, रिटर्न पर मिनट। क्वेश्चन में दिया रिटर्न पर मिनट कितना था, 2.8, 3 एंड 2.5, 2.83 एंड 2.5। इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर मिनट से। कॉस्ट पर मिनट कितनी दी है क्वेश्चन में, हमें निकाली थी अभी 2.95। तो मैं कह सकता हूं इसे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। टीए का मतलब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अब ये कितना आएगा 2.8 डिवाइड बाय 2.95, ये आएगा 0.9491 एंड ये आएगा 3 डिवाइड बाय 2.95, ये आएगा 1.017। देन आएगा 2.5 डिवाइड बाय 2.95, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.8474। ये हमने निकाला थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अब आपको कहा था इस पे कमेंट करो। देखो अब इसका मतलब पता है क्या, इस रेशियो का मतलब, इस रेशियो का मतलब है कि जो आपकी जो कॉस्ट लगी है ना, आपको उसका 94% ही रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट पर मिनट आपकी लग रही है, पर मिनट में आपकी कॉस्ट लग रही है 2 रुपये 95 पर आपको पर मिनट जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 2 रुपये 80 का। इसका मतलब आप
आप जो पैसा लगा रहे हो पर मिनट, उसका सिर्फ 94% ही प्रोडक्ट एक्स में रिकवर हो रहे हैं। प्रोडक्ट वाई में आप 2 रुपये 95 पैसे 1 मिनट में लगा रहे हो और रिटर्न आपको पर मिनट 3 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको कह सकते हो 101%, 101% रिटर्न मिल रहा है पर मिनट जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका। एंड यहाँ पे 2.95 आप 1 मिनट में 2 रुपये 95 पैसे लगा रहे हो और आपको 2 रुपये 50 पैसे का रिटर्न मिल रहा है 1 मिनट में। तो इसका मतलब आप सिर्फ आपको जो 84% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आप 1 रुपया लगाओगे तो आपको उसका 84 पैसा रिटर्न मिलेगा। आप 100 रुपये लगाओगे 1 मिनट में तो 84 रुपीज़ का रिटर्न आएगा आपको। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा रिटर्न कम, कॉस्ट ज़्यादा रिटर्न कम, और यहाँ पे जो है आपकी रिटर्न ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोडक्ट वाई, जो हमारा प्रोडक्ट वाई है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रोडक्ट वाई में रिटर्न पर मिनट ज़्यादा है। ये इसके ऊपर हमने कमेंट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेंशन कर देना, अगर एग्जाम जैसे एग्जाम में अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप मेंशन करेंगे प्रोडक्ट एक्स में पर मिनट जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका 94% ही सिर्फ रिकवर हो रहा है। प्रोडक्ट वाई में पर मिनट जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसका 101% जो है रिकवर हो रहा है। प्रोडक्ट जेड में हम जितना खर्चा कर रहे हैं उसका 84% रिकवर हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट वाई है उसमें रिटर्न ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट वाई में जो है हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट वाई की हमें सेल्स इंक्रीज करनी चाहिए, प्रोडक्ट वाई में रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था थ्रूपुट अकाउंटिंग का। इसके बाद थ्रूपुट अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चन जो है आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया, सिर्फ यही क्वेश्चन दिए थे स्टडी मटेरियल में थ्रूपुट अकाउंटिंग के ऊपर, वो हम सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल में जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिए हैं आपके CMA फाइनल लेवल पे और CMA इंटर लेवल पे, वो सभी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, चलो फिर ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर कर देना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और किसी भी तरह कोई डाउट, कुछ भी सजेशन, कुछ भी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय।